रामगढ़ गांव में भोला और पार्वती अपने दो बेटों के साथ रहते थे, जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों भाइयों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वह उन्हें विदेश भेज दिए थे। क्या बात है श्रीमती जी, अपनी खुशी का राज हमें नहीं बताओगी? विदेश से फोन आया है, मेरे बेटे आ रहे हैं। आने दो उनको, उनके पैरों में शादी की जंजीर डाल दूंगी, जिससे मेरी आंखों के सामने ही रहेंगे मेरे बेटे। पार्वती अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उसके बेटे अपनी दोनों बहुओं के साथ आ खड़े होते हैं। पार्वती अपने बेटों को सामने देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, तुम आ गई मेरे बच्चे, मगर ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये तुम्हारी बहू है, मेनका और शीला। बेटा, हमने तुम्हें विदेश में पढ़ने भेजा था, ये करने के लिए नहीं। तुम्हें अपने माँ बाप से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। अब गुस्सा भी छोड़ो, मेरे बच्चे को अंदर आने दो। कितनी बदबू आ रही है इस घर में, मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल है। अगले दिन दोनों बहुएं देर से उठती हैं और अपने कमरे से बाहर आती हैं। अरे बहुओं, इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता तुम्हें। जाओ जाकर किचन में कुछ मीठा बना लो, तुम्हारी पहली रसोई है इस घर में। अरे ओ बुढ़िया, दिमाग का दही मत जमा। हमने तो अपने घर में भी खाना कभी हाथ से लेकर नहीं खाया। तू क्या चाहती हम तेरे यहाँ सड़े हुए किचन संभाले? जा जाकर चाय बना के ला हम दोनों के लिए, और ज्यादा चालाकी मत करना हमारे साथ, वरना जेल में चक्की पिसवा दूंगी। तुम जैसा कहोगे बहू, हम वैसा ही करेंगे। शाबाश सासू माँ, जाओ जाकर हमारे कपड़े धुलो, और बुढ़ाऊ बाजार से जरा सामान लेकर आ। शाम को दोनों बेटे घर वापस आते हैं। देखो बुढ़िया, अगर अपने बेटे से हमारी चुगली करी ना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम दोनों माँ बाबूजी से घुल मिल गई हो। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा हैं ही इतने अच्छे। चलो सब मिलकर खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं। बहू का अत्याचार और बढ़ता जाता है। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई तू? मेरा गला छोड़ बहू, अगर मेरे बेटों को पता चल गया तो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे टुकड़ों पर पलती है और हमें ही आग दिखाती है। एक रात राम को अपनी माँ दिखाई नहीं दी तो वह अपनी पत्नी से पूछता है, आज शाम को खाना खाकर जल्दी सो गए थे, क्या पता वह सो रही हो? तभी राम सोचता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर इसका पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन दोनों भाई ऑफिस से घर जल्दी आ जाते हैं तो वह देखते हैं उनके बाबूजी बेहोश पड़े हैं। पिताजी, आप बेहोश कैसे हो गए? बेटा, अपनी माँ को बचा लो, वरना दोनों बहुएं तुम्हारी माँ को मार डालेगी। जाओ बेटा, जल्दी बचाओ। ओ बुढ़िया, आज तुझे मदद चखाते हैं। बहुत जुबान चलाती है ना तू। मुझे मत मारो बहू, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। छोड़ो मेरी माँ को, ऐसे अत्याचार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। यह तो तुम्हारी सास है। ऐसा कहकर राम अपनी पत्नी को बहुत तेज चाटा मारता है। इसके बाद मेनका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दो राम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माँ बाबूजी, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। माँ बाबूजी अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुनमुन दिल्ली में रहती है अपने पति और एक बेटे के साथ, जिसका नाम सोनू है। चुनमुन ने अपने बेटे सोनू की शादी गांव में रहने वाली एक लड़की से कराई है, जिसका नाम टूनी है। टूनी गांव की रहने वाली लड़की है और उसको शहर के तौर तरीकों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसकी नंद उसको गंवार होने का अक्सर ताना दिया करती थी। एक दिन उसकी ननद बाहर से एक पिज्जा ऑर्डर करती है, जिसे देख टूनी कहती है, अरे दीदी जी, ये आप क्या ले आई? हमने तो खाना बना लिया है, मटर पनीर बनाया है, पता नहीं आप ये क्या ले आई? अरे ये पिज्जा है। खैर, आप कहाँ जानती होंगी, आपने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। पिज्जा, इसे पीते हैं क्या? अरे इसे पीते नहीं है, इसे खाते हैं। खैर, मैं भी कहाँ अपना सर खपा रही हूँ, आप गवार को क्या पता होगा। दोनों के बीच ऐसे ही तू मैं चल रही थी। तभी टूनी की सास चुनमुन वहाँ आती है। अरे क्यों शोर मचा रखा है, और ये क्या पिज्जा मंगवाया है? अरे इसे खोलो तो ना। अरे माँ, मैं इसे खोल ही रही थी कि तभी भाभी के सवाल जवाब चालू हो गए। अरे तो माँ जी, जब हमें पता नहीं है कि ये क्या चीज है तो हम पूछे भी ना क्या? हम पूछ रहे हैं और नंद जी हमें उल्टा जवाब दे रही है। चलो अब ये सब छोड़ो और ये पिज्जा खाओ। सभी मिलकर पिज्जा खाते हैं और ऐसे ही अगले दिन टूनी सभी के लिए नाश्ते में पिज्जा बना देती है, और जिसे देख उसकी नंद कहती है, अरे भाभी, आपको पिज्जा इतना पसंद आया क्या कि आपने सुबह सुबह ही ऑर्डर कर दिया? हाँ? अरे नहीं ननद जी, मैंने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, बल्कि ये तो मैंने खुद ही बनाया है। क्या? खुद ने? झूठ मत बोलो भाभी। अरे
मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अच्छा, कैसे बनाया? कल हमने जब पिज्जा खाया था तो हमने तभी पहचान लिया था कि इसमें क्या क्या डला है। और फिर क्या था, शाम को बाजार गए, सामान ले आए और बना दिया पिज्जा। लेकिन पिज्जा तो ओवन में बनता है भाभी, और ओवन तो हमारे घर में है ही नहीं। ये फेंकना बंद करो, समझी ना आप? मैं गवार नहीं हूँ। नंद जी, गवार ना आप है न मैं हूँ। मैं देसी जरूर हूँ लेकिन गवार नहीं। मैंने अपना दिमाग लगाया और कर दिया। अब आप खाकर बताओ कैसा बना है। अरे वाह बहू, तूने तो चंपा को चमका दिया। ये मुझसे हमेशा यही कहती रहती है कि भाभी गवार है, भाभी गवार है। लेकिन आज बहू तूने साबित कर दिया कि तू देसी जरूर है लेकिन गवार नहीं। अब खाना चंपा पिज्जा। चंपा जैसे ही पिज्जा खाती है उसे समझ आ जाता है कि पिज्जा में कोई कमी नहीं है और वो रेडीमेड पिज्जा की तरह है। टूनी की नंद चंपा की नजर अब शर्म से झुक जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती। सामान्यतः जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उसी जंगल में एक छोटा सा सांप अपना बिल बनाए हुए उसमें वास करता था। वह चूहे, बतख आदि छोटे छोटे जानवरों को खा के अपना दिन गुजारता था। उसका डर बस छोटे जानवरों तक ही सीमित था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। अब शरीर भी बढ़ गया तो उसे ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता बन पड़ी। इस तरह वो एक दिन में बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को खा जाता था। अरे क्या करूं, जितना भी खाओ पेट नहीं भर रहा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया, चूहे, बतख आदि अन्य जानवरों को खाया करता था। उसके बाद अपने बिल में घुस जाता था और सोते रहता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान हो गए थे। अरे इस सांप से कब छुटकारा मिले, मुझे तो घोंसला छोड़ के बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही है। मेरे बिल से बाहर निकलूं, बस ये सांप घुस जाता है और बच्चों को खा लेता है। ऐसे जंगल के सारे छोटे जानवर बात करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सांप का शरीर और बड़ा होते गया। अब उसे अपने बिल में घुसने में भी मुश्किल हो रही थी। अरे अब तो नया घर ढूंढना ही पड़ेगा। मेरे मुंह तक इसमें घुसा नहीं जा रहा है। कहते हुए वह सांप दूसरे बिल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। रेंगते हुए एक बरगद की पेड़ के पास जा पहुंचा। वहाँ पर वह देखता है कि चींटियों ने बहुत बड़ा और अच्छा सा घर बनाया है। तब सांप ने सोचा, अरे वाह, ये बिल तो बहुत ही बढ़िया है। ये बिल मेरे लिए बहुत सही रहेगा। ये बड़ा भी है और मेरे शरीर के लिए उत्तम भी है। बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें एक साथ बहुत से जानवर रह सकते हैं। इसलिए उस बरगद के पेड़ में भी बहुत सारे जानवर, पंछी, चींटियां बहुत सारे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह सांप यहाँ रहने वाला है, तो वे सब डर के मारे वहाँ से कट लिए। सबके मन में बस एक ही आशा थी कि वह सांप वहाँ से चले जाए। वो आपस में ऐसे बातें करने लगे, अरे ये कहाँ से आ गया? अगर ये यहाँ रहेगा ना तो हम निश्चिंत सो भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये सांप ना बहुत ही खाना खाता है। एक दिन में इस पेड़ में रहने वाले सारे बच्चों को निगल जाएगा। चींटियों ने जैसे ही सांप की बात सुनी तो बहुत गुस्से में आग बबूला हो गए। तो सब एकजुट होकर ये निर्धार करते हैं कि सांप के ऊपर एक साथ हमला करने वाले हैं। अरे इसको छोड़ना नहीं, अगर आज छोड़ देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। हाँ, हमें पता है, ये ना हमारे घर छीनने के अलावा इस पेड़ में रहने वाले सारे चिड़ियों को भी खा जाएगा। सच बात कह रही हो बहना, हमारे बच्चों के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। तो सब चींटियों ने ये निर्धार कर लिया कि सांप को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सब ने एकजुट होकर सांप के पूरे शरीर पर लपट गए और काटने लगे। ऐसे में सांप छटपटाने लगा और तुरंत वहाँ से भाग निकला। इस तरह से छोटी सी दिखने वाली चींटियों ने एक बड़े से सांप को भगा दिया। उसके बाद पेड़ पे बसे हुए सारी चिड़िया, कबूतर, कोयल सारी चींटियों के पास आके धन्यवाद कहा। अरे आपने बहुत साहस की काम किया। धन्यवाद हम सबकी जान बचाने के लिए।
अरे तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, इतने बड़े सांप को भगा दिया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।